हम स्टार्ट कर रहे हैं बेसिकली बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन। बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन का जो लेक्चर होगा ये थर्ड लेक्चर होगा। इसके पहले जो होती है 2 क्लास हो चुकी हैं, तो जो बच्चे इस क्लास में नए हो इस निवेदन है कि आप पिछले 2 क्लास को अटेंड करके आएँ, ताकि इस क्लास का आपको बेस समझ में आए कि बेसिकली इस क्लास में हमको पढ़ना क्या है और इस चैप्टर को पढ़ने का मेरा पर्पज क्या है। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में बेसिकली क्या पढ़ेंगे? आज की क्लास में हम पढ़ेंगे एबीओ ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम, ब्लड क्लॉटिंग के मैकेनिज्म। इसके पहले 2 क्लास हो चुकी हैं। पिछली क्लास में क्या हुआ था थोड़ा सा इसका हम रिकैप ले लेते हैं कि पिछली क्लास में क्या हुआ था। बात करते हैं पिछली क्लास में हमने क्या पढ़ा था? डब्ल्यूबीसी के बारे में पढ़ा था। इसके पहले जो पढ़ा था मैंने आरबीसी के बारे में पढ़ा था। बात करते हैं डब्ल्यूबीसी क्या बोलते हैं? ल्यूकोसाइट्स होते हैं। ल्यूकोसाइट कहने का मतलब होता है डब्ल्यूबीसी क्या होते हैं? डब्ल्यूबीसी के नंबर्स जो होता है 6000 से 8000 होता है प्रेजेंट होता है ह्यूमन बॉडी में। बात करेंगे ल्यूकोसाइटोसिस का मतलब होता है कि ल्यूकोसाइटोपिनिया का मतलब होता है कि नंबर ऑफ काउंट डब्ल्यूबीसी बढ़ जाए। ये कब होता है? ड्यूरिंग इन्फ्लामेशन, यानी कि अगर इन्फ्लामेशन हो जाता है तो इनका क्या होता है? डायपिलेशन यानी कि मूवमेंट, अमीबॉइडल मूवमेंट होती है। बेसिकली अमीबॉइडल मूवमेंट क्या होती है? अमीबॉइडल मूवमेंट होते हैं कि जो होती है डब्ल्यूबीसी जो होती है ब्लड वेसल से बाहर निकल करके अमीबॉइडल मूवमेंट के थ्रू जो होती है वहाँ पे जाती हैं जहाँ पे इनका इन्फेक्शन हुआ रहता है, और वहाँ पे जाने के बाद जो होते हैं पैथोजेंस बैक्टीरिया वायरस जो भी रहता है उनको क्या करती है? फैगोसाइट करती हैं। इसको बोलते हैं अमीबॉइडल मूवमेंट डब्ल्यूबीसी का। दूसरा बात करते हैं ल्यूकोसाइटोपिनिया यानी कि ल्यूकेमिया। डब्ल्यूबीसी का काउंट जो होता है कैंसर के टाइम पर भी बढ़ जाता है। इसको बोलते हैं ये इन्फ्लामेशन के भी टाइम पे बढ़ जाता है और कैंसर के टाइम पे भी जो होता है इनका काउंट बढ़ जाता है, जिसको बोलते हैं ल्यूकोसाइटोपिनिया यानी ल्यूकोसाइटोसिस, यानी कि दोनों जो होता है डब्ल्यूबीसी का काउंट नंबर दोनों में बढ़ जाता है। इसके बाद पढ़ा था कि डब्ल्यूबीसी का काउंट जो होता है आयन की लाइफ स्पैन की बात करें तो कुछ वीक तक होती है। टाइप ऑफ डब्ल्यूबीसी यानी टाइप ऑफ ल्यूकोसाइट। ल्यूकोसाइट्स कितने होते हैं? एक ग्रैन्युलोसाइट्स होते हैं, ग्रैन्युलोसाइट्स होते हैं। एक ग्रैन्युलोसाइट्स क्या होते हैं? ग्रैन्युलोसाइट्स क्या होते हैं? एक ग्रैन्युलोसाइट्स वो होता है जिसमें क्या होता है? ग्रैन्युल्स नहीं प्रेजेंट होते। इसमें क्या आती है? लिम्फोसाइट, मोनोसाइट्स आते हैं। ग्रैन्युलोसाइट वो होते हैं जिसमें क्या होते हैं? विद ग्रैन्युल्स यानी ग्रैन्युल्स प्रेजेंट होते हैं। इसमें क्या क्या आते हैं? यूसिनोफिल्स आते हैं, बेसोफिल्स आते हैं, न्यूट्रोफिल्स आते हैं। बात करें एक ग्रैन्युलोसाइट में क्या आते हैं? मोनोसाइट आते हैं, लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट क्या होता है? 20 to 25% होता है। इसमें आते हैं बी लिम्फोसाइट, इसमें आते हैं बी लिम्फोसाइट एंड टी लिम्फोसाइट से आते हैं। बी लिम्फोसाइट क्या होती है? बी लिम्फोसाइट जो होती है ब्लड में प्रेजेंट होती है। ब्लड में बेसिकली क्या करती है? हेपेरिन, सेरोटोनिन एंड एंटीकोगुलेंट्स होती है। हेपेरिन क्या होता है? एंटीकोगुलेंट होता है। सेरोटोनिन क्या होती है? वो रिस्पॉन्स डिटेक्टर होता है। और इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन में भी इनका इन्वॉल्व होता है। बेसोफिल्स में बेसिकली क्या होते हैं? मास्ट सेल्स होते हैं। मास्ट सेल्स हिस्टामिन रिलीज करते हैं। हिस्टामिन क्या होते हैं? इनका काम जो होता है इन्फ्लेमेटरी रिएक्शंस में काम होता है। बात करें टी लिम्फोसाइट। टी लिम्फोसाइट से क्या होते हैं? बेसिकली इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं। ये क्या करते हैं कि टी लिम्फोसाइट, बी लिम्फोसाइट, टी हेल्पर सेल्स से क्या करते हैं? मेमोरी सेल्स पे काम करते हैं। इसके बाद पढ़ा था लिम्फोसाइट्स हो गए। मोनोसाइट, मोनोसाइट के बाद पढ़ा था हमने एक ग्रैन्युलोसाइट। ग्रैन्युलोसाइट में क्या आते हैं? मोनोसाइट, लिम्फोसाइट। मोनोसाइट क्या होते हैं? बेसिकली वो मोनोसाइट बेसिकली जो होते हैं फैगोसाइटिक इन नेचर होते हैं। फैगोसाइटिक कहने का मतलब होता है किसी के किल एंड पैथोजेंस को जो होते हैं पकड़ के मारने यानी खाने का काम करते हैं। एक तरीके से उसको मारने का काम करते हैं, खाने का काम करते हैं। इसको बोलते हैं फैगोसाइटिक इन नेचर। सेम जो होता है न्यूट्रोफिल्स जो होती है, न्यूट्रोफिल्स जो होती है 5 to 7 जो होते हैं मल्टीलोट होते हैं, ट्राइलोट होती है। इसमें ग्रेन्यूल्स होती है। इसके 60 to 65% प्रेजेंट होती है। इनका भी काम क्या होता है? फैगोसाइटिक इन नेचर का होता है। ये भी क्या होती है? दूसरे सेल्स को मार करके खाने का काम करती हैं। सबसे ज़्यादा जो होता है हमारी बॉडी जो होता है बेसोफिल न्यूट्रोफिल्स होते हैं। न्यूट्रोफिल्स के बाद होते हैं लिम्फोसाइट्स होती है। लिम्फोसाइट के बाद मोनोसाइट्स होते हैं। मोनोसाइट्स के बाद सबसे कम जो होता है वो होती है क्या? बेसोफिल्स। बेसोफिल्स का काम तो बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट। बेसोफिल्स बेसिकली किसमें प्रेजेंट होती है? प्लाज्मा प्रेजेंट होती है। ह्यूमरल इम्यूनिटी प्रोवाइड करती हैं। इसके बाद आते हैं यूसिनोफिल्स। यूसिनोफिल्स क्या होती है? एंटी एलर्जिक ग्रेन्यूल्स होते हैं। बेसिकली क्या होते हैं? एलर्जिस के टाइम जो होती है एंटी हिस्टामिन्स रिलीज करती हैं। ये मैंने पिछली क्लास में पढ़ा था। इसके बाद पढ़ा था मैंने कि प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स के बेसिकली ये अगर डब्ल्यूबीसी की बात करें तो डब्ल्यूबीसी बनते कहाँ पे हैं? डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स एंड आरबीसी की बात करें तीनों कहाँ पर बनते हैं? ये बनते हैं बोन मैरो, मेगाकैरियोट्स सब सेल्स में होते हैं। इसके बाद पढ़ा था हमने प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स के बारे में पढ़ा था कि प्लेटलेट्स का काउंट जो होता है 1.5 लाख से 3.5 लाख होता है। इसका फॉर्मेशन जो होते हैं कहाँ पे होती है? वो बोन मैरो में होती है। इसमें एक बड़ी सेल्स होती है मेगाकैरियोसाइट्स। मेगाकैरियोसाइट के फ्रेगमेंटेशन से क्या होते हैं? प्लेटलेट्स बनते हैं। प्लेटलेट्स का इन्वॉल्व जो होता है
क्लोटिंग फैक्टर्स में इन्वॉल्व होता है। इसकी लाइफ स्पैन की बात करें तो कुछ हद तक होती है। इसके बाद हमने पढ़ा था कि अगर इनके ऑर्डर की बात करें तो ऑर्डर में सबसे पहले जो होती है आरबीसी सबसे ज़्यादा होती है, उसके बाद होती है डब्ल्यूबीसी, इसके बाद प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स में जो होते हैं न्यूक्लियस नहीं प्रेजेंट होते, प्लेटलेट्स ओनली मैमल्स में प्रेजेंट होते हैं या ओवल सेट होते हैं। लाइफ स्पैन की बात करें तो इसकी 20 तक होती है, 1.5 लाख से 3.5 लाख होती है, प्रेजेंट होते हैं। तो आज की क्लास में स्टार्ट करते हैं। बेसिकली आज की क्लास में हम क्या पढ़ें, ब्लड क्लोटिंग और एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम। एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम और एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम के बाद हम पढ़ेंगे आरएचएम इनकम्पेटिबिलिटी, यानी कि रेसिस में कि सबसे पहले जो डिस्कवर की गई थी मंकी में आरएच इनकम्पेटिबिलिटी। तो हम स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे क्या, ब्लड क्लॉटिंग। सॉरी, एक मिनट। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास बेसिकली क्या होने वाली है, ब्लड क्लॉटिंग सिस्टम, ब्लड क्लॉटिंग। बेसिकली क्या है ये इंजर्ड टिश्यू।
तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास बेसिकली किस पे बेस्ड है? ब्लड क्लॉटिंग। बेसिकली ब्लड क्लॉटिंग होती कैसी है, इसको समझने से पहले एक बार वार्म अप हो लेते हैं कि बेसिकली ब्लड क्लॉटिंग कैसी होती है। बात करें ब्लड क्लॉटिंग। ब्लड क्लॉटिंग ऐसे बेसिकली बात करें कि अगर जो हमारी इंजर्ड टिश्यू होती है कहीं पे भी अगर हमको लग जाता है तो वहाँ से सबसे पहले क्या होता है, ब्लड रिलीज होता है, यानी बॉडी से बाहर क्या होता है, रिलीज होता है। तो इंजर्ड टिश्यू क्या होते हैं, इंजर्ड टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन्स रिलीज करती है। थ्रोम्बोप्लास्टिन्स जब रिलीज होती है तो वहाँ पे जब आते हैं उसके साथ साथ जो होती है प्लेटलेट्स, यानी बहुत सारे ब्लड्स जो होते हैं वहाँ पे आकर के एक्यूमुलेट होते हैं। बात करें कि किसकी, प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स जब वहाँ पे एक्यूमुलेट होता है यानी कि इकट्ठा होता है तो उसमें क्या प्रेजेंट होती है, कैल्शियम। तो जो एक्यूमुलेशन होता है प्लेटलेट्स का उसके साथ प्रेजेंट होते हैं क्लॉटिंग फैक्टर्स, वो क्या रिलीज करती है, थ्रोम्बोप्लास्टिन्स। थ्रोम्बोप्लास्टिन्स क्या करती है, कैल्शियम के साथ मिक्स करके जो होती है एक कॉम्प्लेक्स एंजाइम को एक्टिवेट करते हैं जिसको बोलते हैं थ्रोम्बोप्लास्टिन्स यानी थ्रोम्बोकाइनेस। ये क्या करते हैं कि ये एंटी यानी कि हिफेरिन्स को जो होती है इनएक्टिवेट कर देती है। हिफेरिन को एक्टिवेट क्यों करते हैं, क्योंकि हिफेरिन्स जब तक वहाँ प्रेजेंट होगा तब तक ब्लड क्लॉटिंग की मैकेनिज्म नहीं होती है। हिफेरिन्स जो होती है एंटी कोगुलेंट होती है, ब्लड को थक्का जमने से रोकती है। ये इसको इनएक्टिवेट करती है, किसको, हिफेरिन्स को, जिसके कारण जो होती है ब्लड क्लॉटिंग की मैकेनिज्म प्रॉपर हो सके। उसके बाद जो होती है जो क्लॉटिंग की मैकेनिज्म होती है वो होती है कैस्केड प्रोसेस। कैस्केड प्रोसेस बेसिकली क्या होती है, कैस्केड प्रोसेस जो होती है वो 13 स्टेप में होती है। बात करें कि एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक मैकेनिज्म होता है जिसके कारण जो होता है ब्लड जिसके बाद जो होती है ब्लड को होती है क्लॉट होता है। सोचो अगर इसमें से एक भी प्रोसेस, बात करें जैसे एक भी प्रोसेस की अगर रुक जाए तो ब्लड क्लॉटिंग की मैकेनिज्म नहीं होती, जिसको बोलते हैं कैस्केड प्रोसेस। यानी ब्लड क्लॉटिंग की मैकेनिज्म होगा, ब्लड क्लॉट होगा तो कैस्केड की प्रोसेस होगी जिसके कारण जो होता है ब्लड क्लॉटिंग होता है। उसके बाद जो होती है सेम प्रोसेस जो होती है क्लॉटिंग फैक्टर्स जो होते हैं जितने भी हमारे बनते हैं, कहाँ पे बनते हैं, लिवर में बनते हैं। सेम टाइम से उस टाइम से क्या रिलीज करती है, प्रोथ्रोम्बिनेज। बेसिकली ये क्या होती है, थ्रोम्बोकाइनेज। थ्रोम्बिस जो होती है नेगेटिव फॉर्म में होती है हमारे ब्लड में होती है, इसको कन्वर्ट करता है किसमें, प्रोथ्रोम्बिन, इसमें कन्वर्ट करता है थ्रोम्बिन। थ्रोम्बिन क्या होती है, पार्शियली एक्टिव होती है। थ्रोम्बिन क्या होती है, एक्टिव होती है। सेम टाइम जो होती है प्रोथ्रोम्बिन। थ्रोम्बिन क्या करता है, प्रोथ्रोम्बिन को इसमें कन्वर्ट करता है किसमें, फाइब्रिनोजन में। यानी थ्रोम्बिन जो होता है फाइब्रिनोजन को किसमें कन्वर्ट करता है, फाइब्रिन में। फाइब्रिन जो होता है ये इंसोल्यूबल होते हैं, सॉफ्ट होते हैं, नेटवर्क लाइक होते हैं। ब्लड में क्या होते हैं, ये इंसोल्यूबल्स होते हैं, और जो फाइब्रिनोजन होते हैं ये सोल्यूबल होते हैं। कहने का मतलब होता है सोल्यूबल को नॉन सोल्यूबल में बनाना, यानी कि सोल्यूबल को जो होता है इनको इंसोल्यूबल में बनाना, इसको बोलते हैं देखिए फाइब्रिन। फाइब्रिन जो होती है नेटवर्क टाइप में होती है। नेटवर्क होने की वजह से जो होती है क्या होती है, इसमें जो होते हैं ब्लड आता है, ब्लड क्या होता है इसमें ट्रैप होता है, ट्रैप होने की वजह से जो होती है एक सॉफ्ट बन जाती है। सॉफ्ट बनने की वजह से ये बाद में किसमें कन्वर्ट हो जाती है, हार्ड में कन्वर्ट हो जाती है। बेसिकली अगर बात करें इसमें एक प्रोसेस बहुत हमको समझने को मिलता है कि प्लाज्मा क्या होता है, सीरम क्या होता है। प्लाज्मा में बेसिकली बात करें कि उसमें जो होती है फॉर्म्ड एलिमेंट को हटा दें तो उसको क्या बोलते हैं, प्लाज्मा बोलते हैं। सीरम क्या होती है, सीरम में जो होती है एंटी कोगुलेंट यानी कि ब्लड क्लॉटिंग की मैकेनिज्म को हटा दें तो उसको क्या बोलते हैं, सीरम बोलते हैं। तो ये हमको पता होना चाहिए कि सीरम क्या होता है। सीरम की अगर बेसिकली बात करें कि हमारे अगर टिश्यू की यानी हमारे सस पे कहीं भी जो होती है अगर इंजर्ड हुई, जैसे मान लो कि यहाँ पे अगर हमारी जो होती है कि क्लॉट बेसिकली बात करें कि जो होती है यहाँ पे घाव हो गया, घाव होने की वजह से जो होती है मैंने इसको बता दिया। तो यहाँ पे सबसे पहले जो होती है वाटर आई में तब हल्का जो होती है येलोइश कलर का जो होता है प्लाज्मा रिलीज होगा जिसको बोलते हैं सीरम। अगर सीरम देखें तो उसमें क्या होती है ब्लड क्लॉटिंग की मैकेनिज्म प्लाज्मा होता है। तो आप आसानी से देख सकते हैं, आपके पास में तो थोड़े फुंसी होते हैं तो उसको बता दीजिए तो बाद में जो मैकेनिज्म होती है क्लॉट बन जाता है, बेसिकली ये होती है। ये वाली चीज़ प्रोसेस वहाँ पे थी। पहले क्या होती है वाटर की टाइप में क्या होती है, लिक्विड होती है, लिक्विड होने की वजह से बाद में क्या होती है सॉलिड में कन्वर्ट हो जाती है। बेसिकली वो प्रोसेस क्या होती है, क्लॉटिंग की मैकेनिज्म भी होती है। तो आप इसको समझें कि बेसिकली ये होती क्या है। पहले सबसे पहले क्या होता है कि हमारे ब्लड वेसल्स होती है, कहीं तो कट लगता है या इंजर्ड होती है तो बात तो वही हुई कि इंजर्ड होना है, कट होना बात सेम ही हुई। तो वहाँ पे किस सेल्स क्या होते हैं, ये सेल्स जो हमारी जो होती है इंजर्ड टिश्यू क्या रिलीज करती है, थ्रोम्बोप्लास्टिन। ये यहाँ पे थ्रोम्बोप्लास्टिन यानी इंजर्ड टिश्यू जो होती है क्या रिलीज करते हैं, थ्रोम्बोप्लास्टिन। थ्रोम्बोप्लास्टिन के साथ साथ जो होती है ये प्लेटलेट्स को अपने पास बुलाती हैं। अपने पास बुलाने की वजह से क्या होती है बहुत सारे प्लेटलेट्स यहाँ पे इकट्ठा हो जाता है। इकट्ठा होने की वजह से जो होती है प्लेटलेट्स में भी जो क्लॉटिंग की मैकेनिज्म होती है, डिपोजिशन ऑफ प्लेटलेट्स डिपोजिशन ये रिलीज करता है, क्या करते हैं थ्रोम्बोप्लास्टिन। थ्रोम्बोप्लास्टिन ये दोनों कैल्शियम के साथ, कैल्शियम जो होती है ब्लड में प्रेजेंट होता है
उसके साथ मिलकर के जो होती है कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होते हैं जिसको बोलते हैं एक्टिवेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स एंजाइम यानी प्रोथ्रोम्बिनेज यानी थ्रोम्बिनेज। तो ये बेसिकली क्या होता है, कैस्केड प्रोसेस होती है, फॉर्मेशन ऑफ कैस्केड प्रोसेस। ये 30 स्टेप में होती है। 30 स्टेप को अगर हम ऐसे देखें यहाँ पे कि मान लीजिए कि फर्स्ट स्टेप है, फर्स्ट स्टेप होने के बाद जो होता है दूसरा स्टेप स्टार्ट होता है, दूसरा स्टेप होने के बाद तीसरा स्टार्ट होता है, तीसरा होने के बाद चौथा, चौथा के बाद पांचवा, पांचवा होने के बाद छठा, छठा के बाद सातवां, सातवां होने के बाद आठवां, नौवां, दसवां, लास्ट में जो होती है 13 प्रोसेस स्टेप होने के बाद जो होती है क्लोटिंग की मैकेनिज्म होगी। यहाँ पे जो होती है फॉर्मेशन कैस्केड प्रोसेस होता है, 30 प्रोसेस होने के बाद जो होती है क्लोटिंग की मैकेनिज्म होती है। ये क्या करते हैं, प्रोथ्रोम्बिनेज जो होता है इनएक्टिवेशन करते हैं, किसको, हेपेरिन को इनएक्टिवेट करते हैं। हेपेरिन क्या होता है, बेसिकली ये एंटीकोगुलेंट्स होता है। अगर यहाँ पे बात करें इसकी तो ये क्या होता है, एंटीकोगुलेंट होता है। जब तक कि एक्टिवेट होगी ब्लड का थक्का जमना पॉसिबल नहीं होगा, यानी कि ये जब इनएक्टिवेट होगी ब्लड क्या होगा, आसानी से थक्का नहीं पाएगा। प्रोथ्रोम्बिनेज क्या करता है, सेम टाइप्स क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं, लिवर में बनते हैं, लिवर में 13 सब क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं, 7, 8, 9, 10 सब यही लिवर में बनते हैं। ये क्या करते हैं, प्रोसेस क्लॉटिंग फैक्टर बनाते हैं जिसको बोलते हैं प्रोथ्रोम्बिनेज। प्रोथ्रोम्बिन क्या होते हैं, इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं। ये प्रोथ्रोम्बिनेज जो होता है इसको कन्वर्ट करता है किसमें, थ्रोम्बिन में। थ्रोम्बिन क्या होती है, पार्शियली एक्टिव हो जाती है, किसके लिए, क्लॉटिंग के लिए। सेम टाइम्स में दूसरी क्लॉटिंग फैक्टर्स होती है जिसको बोलते हैं फाइब्रिनोजेंस। फाइब्रिनोजेंस क्या होते हैं, ब्लड में सोल्यूबल्स होते हैं, ये सोल्यूबल होती हैं। ये थ्रोम्बिन इसको कन्वर्ट करता है किसको, फाइब्रिन। फाइब्रिन क्या होती है, इंसोल्यूबल होती है, ब्लड में क्या होती है, इंसोल्यूबल। फाइब्रिन कैसी नेटवर्क जैसे संरचना होती है जिसके कारण जो होता है ब्लड आके इसमें ट्रैप होते हैं, ट्रैप होने की वजह से ये बाद में किसमें कन्वर्ट हो जाता है, शॉर्ट हॉर्ड में कन्वर्ट हो जाता है, जिसको बोलते हैं कि प्रॉपर जो होती है क्लोटिंग की मैकेनिज्म पूरी हो जाती है। जब क्लोटिंग की मैकेनिज्म होने के बाद अगर आप देखेंगे तो हमारे जहाँ पे क्लोटिंग की मैकेनिज्म होती है वहाँ पे ऐसे सॉफ्ट ये सॉफ्ट बन जाता है। सॉफ्ट बनने की वजह से जो होती है इसमें एक तरीके का प्रेशर लगता है, ये इधर खींचता है, ये इधर खींचता है, ये इधर खींचता है, इधर खींचता है, ये इधर खींचता है, इधर खींचता है। बाद में इसका साइज छोटा होता 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 एकदम छोटा हो जाता है और बाद में जो रिप्लेस हो जाती है। यानी कि जब तक हमारी इंजर्ड टिश्यू यहाँ पे जो सेल्स जो होती है अपने आप को रिपेयर करती है तब तक ये रहती है। रिपेयर होने के बाद ये अपने आप ही ऐसे ऐसे खींचती 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 हुई ये रिप्लेस हो जाती है। तो जब तक हमारे टिश्यू या इंजर्ड टिश्यू सही नहीं होते तब तक ये वहाँ पे बना रहता है। जैसे वो सही हो जाते हैं फिर इनका रिप्लेसमेंट हो जाता है। तो ये पूरी हमारी प्रोसेस जो हुई थी ब्लड क्लॉटिंग की मैकेनिज्म, ये मेरा जो था ब्लड क्लॉटिंग प्रोसेस हो चुका है। तो आप इसको नोट्स कर लें ताकि नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ सके जो एबी ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम है। तो आप इसको नोट्स कर लें। आप ये भी याद रखें कि हम हर एक चैप्टर खत्म होने के बाद जो है एनसीईआरटी टॉपिक वाइज और उसके जो पीवाईक्यू हैं हम उनको डिस्कस करेंगे यहाँ पे। तो आप इसको नोट्स करते जाएं, हर एक चैप्टर के बाद जो है एनसीईआरटी और इसके जो है पीवाईक्यू हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे।
बात करते हैं ब्लड ग्रुप सिस्टम। बेसिकली ब्लड ग्रुप सिस्टम क्या है? हमारे एनसीईआरटी में छोटा सा अगर देखें तो उसमें एक बॉक्स में बना करके दिया हुआ ब्लड ग्रुप सिस्टम क्या होता है। हम कैसे पता करते हैं कि इनका जो है ब्लड ग्रुप ए है, इनका ब्लड ग्रुप बी है, इनका ब्लड ग्रुप ओ है, इनका ए बी है। तो हम आज के क्लास में भी जानेंगे कैसे जानते हैं कि इनका ब्लड ग्रुप ए बी सिस्टम है या ए बी है। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास में जो ए बी ब्लड ग्रुप सिस्टम। ए बी ब्लड ग्रुप सिस्टम कैसे जानते हैं? ये ब्लड ए बी ओ ब्लड ग्रुप सिस्टम प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ एंटीजन ऑन द सरफेस ऑफ आरबीसी। ये जो एंटीजन होते हैं प्रेजेंट होते हैं कहाँ प्रेजेंट होती हैं? आरबीसी के सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं, जिसके कारण पता चलता है कि इनका ब्लड ग्रुप जो होता है ए है, बी है, ओ है। बात करते हैं ब्लड ग्रुप। अगर किसी का ब्लड ग्रुप जो होता है ए है तो आरबीसी के सरफेस पे जो होता है एंटी क्या होगी? ए होगी। तो इसमें क्या होगा? एंटीबॉडी क्या होगा? बी होगा। देने वाले कौन कौन से इनको दे सकते हैं? ए भी दे सकता है, ओ भी दे सकता है। अब बात यहाँ ये फंसती है कि अगर ब्लड ग्रुप इसका ए है तो इसका एंटीबॉडी ए क्यों नहीं हो सकती? सपोज दैट कि अगर इनका एंटीजन और एंटीबॉडी दोनों सेम हो जाए, एंटीजन एंटीबॉडी सेम होने की वजह से क्या होगा कि इनका कोगुलेशन होगा, कोगुलेशन के होने की वजह से ब्लड क्लॉटिंग के मैकेनिज्म होंगे, ब्लड क्लॉटिंग के मैकेनिज्म तुरंत बन जाएगा। इसके बाद क्या होगा? कोगुलेशन होने के बाद जो होती है एनीमिया होगा, एनीमिया होने की वजह से क्या होगा? जॉन्डिस होगा, जॉन्डिस होने की ब्लॉकेज होगा, ब्लॉकेज होने की वजह से सडन डेथ होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी इस केस में। जिसके कारण जो होते हैं एंटीजन एंटीबॉडी अलग होते हैं। एंटीजन क्या होता है? सरफेस पे होते हैं। एंटीबॉडी क्या होती है? प्लाज्मा होती है। अगर दोनों एक सिस्टम हो जाएंगे तो इनका कॉम्प्लेक्स प्रोसेस हो, कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होने की वजह से हो जाती है जॉन्डिस, एनीमिया। यानी कि अगर सडन अगर देखा जाए तो जो बच्चा पैदा होता है आफ्टर डिलीवरी और बिफोर डिलीवरी, यानी कहने का मतलब होता है जब बच्चा एम्ब्रियोनिक स्टेज में रहता है, जब बच्चा पैदा होता है तो उसमें क्या होती है? एम्ब्रियोनिक स्टेज में उसमें आरबीसी के कलर्स जो होते हैं आरबीसी अलग होता है, यानी ग्लोबुलिन के मैकेनिज्म देखें तो उसमें डिफरेंट होता है आफ्टर बर्थ। बर्थ होने की वजह से जो होती है उनका शेप साइज अलग हो जाता है, उसके बाद अलग हो जाता है। अगर आप देखें तो मैक्सिमम टाइम जो बच्चे पैदा होते हैं उनमें क्या होता है? जॉन्डिस हुआ होता है। इसका मतलब क्या होती है? बर्थ होने के बाद या बिफोर होने के बाद जो होती है उनका शेप साइज होता है चेंज होता है, जिसके कारण जो होते हैं जॉन्डिस होना एक नॉर्मल प्रोसेस होता है आज के कारण में। तो उनका शेप साइज डिफरेंट होता है आफ्टर बर्थ। तो उसमें क्या होता है कि अगर किसी का ब्लड ग्रुप ए है तो एंटीजन क्या होगी? ए होगी। एंटीबॉडी क्या होगी? बी होगी। देने वाले कौन कौन से दे सकते हैं? ए भी दे सकता है, बी भी दे सकता है, ओ भी दे सकता है, बी नहीं दे सकता। अगर बी देगा तो उसके अगेंस्ट जो होती है एंटीबॉडी प्रेजेंट होती है, बी उसको मार देगी, तुरंत कैसे करके मार देगी, रिएक्शंस होगा, एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शंस हो जाएगी। सेम प्रोसेस में अगर किसी का ब्लड ग्रुप बी है तो एंटीजन क्या होगा? बी होगा। एंटीबॉडी क्या होगी? ए होगी। यानी कि एंटीजन एंटीबॉडी कभी भी सेम नहीं हो सकते। अगर सेम हो गए तो दिक्कत हो जाएगी। देने वाले कौन कौन से हो सकते हैं? बी भी हो सकते हैं और ओ भी हो सकता है। समझते हैं किसी का ब्लड ग्रुप ए बी है तो एंटीजन क्या होगी? ए बी होगी। एंटीबॉडी क्या होगी? एंटीबॉडी नहीं होगी। अगर एंटीबॉडी इसके अगेंस्ट हो जाएगी तो इसको मार देगी, खा जाएगी। देने वाले कौन कौन से हो सकते हैं? ए भी हो सकता है, बी भी, ए बी भी हो सकता है, ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है, ए भी हो सकता है। किसी का अगर ए बी ब्लड ग्रुप को है तो इसमें एंटीजन क्या होगी? एंटीजन नहीं प्रेजेंट होगी। इसमें एंटीबॉडी क्या होगी? ए हो सकती है, बी हो सकती है, और डोनर क्या हो सकते हैं? ए और बी हो सकते हैं। ये पूरी जो होती है हमारी ब्लड ग्रुपिंग की मैकेनिज्म कंप्लीट हुई। इसको क्या बोलते हैं? यूनिवर्सल यूनिवर्सल इसको बोलते हैं यूनिवर्सल डोनर। वो क्या होता है? यूनिवर्सल डोनर वो सबको दे सकता है। इसको क्या बोलते हैं? यूनिवर्सल रेसिपिएंट। तो आज की क्लास हम यही खत्म करते हैं। खत्म करने से पहले हमने आज क्या पढ़ा था थोड़ा सा इसका वार्म अप दे देते हैं कि हमने क्या पढ़ा था। इसके बाद जो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे सर्कुलेटरी सिस्टम्स, यानी RH इनकम्पैटिबिलिटी के बाद जो होते हैं स्टार्ट करेंगे सर्कुलेटरी सिस्टम। तो हमने बेसिकली आज क्या पढ़ा? क्लॉटिंग की मैकेनिज्म पढ़ी। दूसरा क्या पढ़ा? ब्लड क्लॉटिंग। मैंने ब्लड क्लॉट कैसे पढ़ा कि मान लीजिए कहीं पे इंजर्ड टिश्यू हो गई या किसी की इंजरी हो गई तो ब्लड इंजर्ड टिश्यू रिलीज करते हैं क्या? थ्रोम्बोप्लास्ट। वहाँ पे क्या होता है? ब्लड प्लेटलेट्स का एक्यूमुलेशन होता है। एक्यूमुलेशन होने की वजह से जो होती है क्या होती है वो भी थ्रोम्बोप्लास्टिन रिलीज करते हैं। थ्रोम्बोप्लास्टिन कैल्शियम के साथ मिल करके कॉम्प्लेक्स एक्टिवेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स एंजाइम जिसको बोलते हैं थ्रोम्बिनेज यानी प्रोथ्रोम्बोकाइनेस। ये क्या करते हैं? एक फॉर्मेशन कैस्केड सिस्टम। कैस्केड सिस्टम क्या होती है? 13 सब स्टेजेस में होती है। इसमें क्या होती है कि एक के बाद एक मैकेनिज्म होता है जिसके बाद जो होती है क्लॉटिंग की मैकेनिज्म जो होती है। अगर कैस्केड सिस्टम ना हो तो क्लॉटिंग की मैकेनिज्म नहीं होगी।
प्रोथ्रोम्बिनेज क्या करता है, थ्रोम्बोकाइनेज क्या करता है, ये क्या करता है, इनएक्टिवेट करते हैं किसको, हेपेरिन को। हेपेरिन क्या होती है, एंटीकोगुलेंट होती है। जब तक हेपेरिन होगी कोगुलेंट की मैकेनिज्म, कोगुलेशन की मैकेनिज्म नहीं होगी। ये क्या होती है, अपलोडिंग फैक्टर्स जितने भी होते हैं क्या प्रेजेंट होते हैं, ये हमारी लीवर बनाती है। जैसे 7-8 सिस्टम 7, 8, 9, 10, 11 जो होती है क्या होता है, लीवर में बनती है। ये क्या करते हैं, प्रोथ्रोम्बिन को किसमें करती है, थ्रोम्बो कन्वर्ट करती है। ये कन्वर्ट करती है प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन। प्रोथ्रोम्बिन क्या होता है, ये इनएक्टिव फॉर्म होता है, थ्रोम्बिन क्या होता है, एक्टिव फॉर्म होता है। सेम टाइम पे होती है प्रोथ्रोम्बिन फाइब्रिनोजेंस को कन्वर्ट करते हैं फाइब्रिन में। ये कौन करता है, थ्रोम्बिन करता है। फाइब्रिनोजेंस जो होती है इंसोल्यूबल होती है, सोल्यूबल होती है ब्लड में। फाइब्रिन्स क्या होते हैं, इंसोल्यूबल होते हैं। जैसे फाइब्रिनोजेंस फाइब्रिन में कन्वर्ट होता है, उसमें बहुत सारे ब्लड क्या आते हैं, एक्यूमुलेट होते हैं। एक्यूमुलेट करने की वजह से क्या होता है, थक्का मतलब नेटवर्क का फाइब्रिन का जो नेटवर्क बन जाता है। ब्लड क्लॉट होते हैं वो सॉफ्ट में कन्वर्ट हो जाता है। कहने का मतलब होता है ब्लड क्लॉटिंग की मैकेनिज्म यहाँ पे पूरी होती है। इसके बाद हमने पढ़ा था एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम। एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम जो होते हैं ये एंटीजन आरबीसी के प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ एंटीजन ऑन द सरफेस, इसके वजह से जो है हम पता कर पाते हैं कि किसका ब्लड ग्रुप क्या है। तो एबीओ ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम की वजह से मान के चलिए कि किसी का ब्लड ग्रुप ए है, इसका मतलब है कि ये उसके आरबीसी के सरफेस में एंटीजन क्या मौजूद है, ए प्रेजेंट है। तो एंटीबॉडी क्या होगी, बी होगी। देने वाले क्या हो सकते हैं, ए और ओ हो सकते हैं। बी हो तो एंटीजन बी होगी, एंटीबॉडी क्या होगी, ए होगी और देने वाला कौन, बी ओ हो सकता है। एंटी ब्लड ग्रुप ए बी है तो एंटीजन क्या होगी, ए बी होगी। एंटीजन क्या होगी, ए बी होगी। एंटीबॉडी क्या होगी, नहीं होगी। अगर एंटीजन और एंटीबॉडी सेम हो जाए तो कोगुलेशन की मैकेनिज्म होगी, जिसके कारण जो होती है जॉन्डिस भी हो सकती है, एनीमिया भी हो सकती है, डेथ भी हो सकती है, क्योंकि रिएक्शन हो जाएगी, कोगुलेंट प्रोसेस हो जाएगी। अगर किसी का ब्लड ग्रुप ए है तो एंटीजन्स क्या होगी, नहीं होगी। एंटीबॉडी क्या हो सकती है, ए बी होती है और देने वाले कौन कौन से होते हैं, ए और बी हो सकते हैं। ओ को हमने क्या बोला है, यूनिवर्सल डोनर बोला है। और ए बी को क्या बोला है हमने, यूनिवर्सल रिसिपिएंट। तो आज की क्लास हम यही खत्म करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में हम क्या पढ़ेंगे, सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ेंगे, सिंगल ओपन टाइप क्लोज टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम। इसके पहले पढ़ेंगे कि आरएच का इनकम्पेटिबिलिटी। आरएच इनकम्पेटिबिलिटी बेसिकली क्या होती है, ये सबसे पहले हमारे इंडिया में डिस्कवर हुई थी। हमारे जो रईसस बैंक के होते हैं उनमें देखा गया था कि एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम के अलावा उनमें एक और जो प्रेजेंट होती है जिसको बोलते हैं आरएच सिस्टम। तो वहाँ से डिस्कवर की गई थी कि एबीओ ब्लड ग्रुप के अलावा जो होती है एक और एंटीजन प्रेजेंट होता है जिसको बोलते हैं आरएच इनकम्पेटिबिलिटी बेसिकली अगर देखा जाए तो अपने इंडिया में मोस्टली 80% जो होती है पॉजिटिव होती है और 20% जो होती है नेगेटिव होती है। एंड नेगेटिव पॉजिटिव होने के क्या होता है, सपोज किसी की पहले डिलीवरी होती है, मदर क्या है आरएच नेगेटिव है और बच्चा क्या हो गया आरएच पॉजिटिव हो गया। मदर आरएच नेगेटिव हो गया, बच्चा क्या हो गया आरएच पॉजिटिव हो गया। होता क्या है कि जब डिलीवरी होती है, डिलीवरी होने के बाद पश्चात क्या होता है, ब्लड की मिक्सिंग होती है। कहने का मतलब होता है जब बच्चा पैदा होता है तो उसको ब्लीडिंग होती है। ब्लीडिंग होने की वजह से क्या होते हैं, मदर का फेटस का ब्लड मिल जाता है, जिसके कारण जो होता है एंटीजन और एंटीबॉडी रिएक्शंस होती हैं। ये बच्चे के अगेंस्ट जो होती है उनके अंदर क्या होती है, एंटीबॉडी बन जाती है। एंटीबॉडी बेसिकली क्या होती है, फर्स्ट टाइम तो बच्चा क्या होता है डिलीवर नॉर्मल होता है। सेकेंड टाइम बच्चा जो होता है कंसीव करते हैं तो उनके अगेंस्ट जो होती है एंटीबॉडी पहले से ही बन चुकी होती है। एंटीबॉडी बेसिकली क्या होती है, उनके एंटीजन्स को क्या करती है, मार देती है। मारने की वजह से क्या होती है, उसमें एनीमिया होती है, एनीमिया जॉन्डिस होती है। जॉन्डिस होने की वजह से क्या होती है, आरबीसी का नंबर कम होता है। आरबीसी का नंबर कम होने की वजह से क्या होती है, उनकी डेथ एम्ब्रियोनिक स्टेज में हो जाती है, जिसको बोलते हैं कि स्टिल बर्थ, यानी कि बर्थ होने से पहले क्या होती है, बच्चा मरा हुआ पैदा होना। यानी कि ये भी एक फैक्टर है कि बच्चे जो होते हैं एम्ब्रियोनिक स्टेज में मर जाते हैं, क्योंकि उनकी इम्यूनिटी खत्म हो जाती है वहाँ पर। तो हम ये चीज़ पढ़ेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत थैंक यू, धन्यवाद आप लोगों को इस क्लास में बनाए रखने के लिए। तो आप ध्यान रखें कि इस क्लास को कंटिन्यूस रेगुलेटरी वे में रखें कि वन के बाद वन आप इस क्लास को अटेंड करें, ताकि आपकी जो फ्लो लेवल वो बना रहे। बहुत बहुत थैंक यू, धन्यवाद, बने रहें क्लास में।